राधे राधे बेटा। ये चौथी यूनिट जिसमें राज्य की उत्पत्ति के अनेकों सिद्धांतों के बारे में वर्णन करने को कहा गया है। ये देखो, अब इसमें एक मार्क्सवादी सिद्धांत भी कुछ बताया गया, वो इसमें मैं डाल नहीं पाई, उसे अलग करूँगी। इन जो ये 4-5 हैं इनको समझते हैं। जैसे पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। असल में राज्य की उत्पत्ति शब्द से ही समझ में आ रहा है। पहले से समझें कि राज्य उत्पन्न कैसे हुआ। जैसे मनुष्य थे, मानव, जो झुंड में, कबीलों में रहा करते थे और इधर से उधर बिखरते हुए चलते थे। कभी इधर रह गए, कभी उधर रह गए। धीरे धीरे इन्होंने एक जगह पर रहना आरंभ किया होगा, क्योंकि इन्हें खेती बाड़ी, कुछ उपज वगैरह, खाने की वस्तुएं, खाद्यान्न पदार्थ जो हैं, खेती बाड़ी करनी आरंभ की होगी, जिससे इनका आग का आविष्कार होता है, जैसे उस तरह से। तो ये जो कबीले हैं ये बड़े उस वृहद रूप में, अर्थात इसका बड़ा रूप धारण हो गया होगा। फिर जो शक्तिशाली हुए होंगे, क्योंकि हर एक कौम में, हर एक जगह पे दो प्रकार के लोग होते ही हैं, शक्तिशाली और कमज़ोर। जो शक्तिशाली हुए होंगे उन्होंने इन खेतों पर कब्जा कर लिया होगा। कब्जा कर देने के कारण धीरे धीरे और विकास हो, क्यों कमज़ोर डर गए। उन्होंने खेती बाड़ी तो पहले सब मिलजुल के करते थे, लेकिन जो शक्तिशाली, उन्होंने डरपोकों को डरा दिया और उस खेती पर हुकूमत करनी शुरू कर दी, वो खेती को अपना लिया। धीरे धीरे इन्हीं शक्तिशाली लोगों ने केवल एक खेत नहीं, अनेकों खेतों को अपना बना लिया होगा। देखा होगा कि कमज़ोर जो व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं इनके लिए, इनको इसमें लाभ नजर आएगा। इन्होंने अपनी शक्ति के आधार पर अनेक खेतों को अपना लिया होगा और उसमें फिर जमींदारी प्रथा भी आई होगी। जमींदार जाकर फिर एक चीज बनी होगी, राजा। कोई एक लीडर, एक जमींदार जो पूरे गांव की जमीन उसके अंडर होती है और कमजोर जो व्यक्ति हैं उस गांव के, उस जमींदार के खेतों पर कार्य करते हैं। एक प्रथा इस तरह से है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, तो उसमें ये शक्ति का सिद्धांत भी लगा लो, विकासवादी सिद्धांत भी लगा लो, आधार यही है। तो इसके आधार पर जो पहला पॉइंट आता है वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो उसमें आता है बेटा देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो भगवान ने बनाई, ईश्वर ने बनाई। क्योंकि जब एक राजा आदेश देता है तो प्रजा को मानना ही होता है, क्योंकि जब एक राजा, लोगों का ये मानना था वो ईश्वर ने चुना है, जिसके कारण जो उसकी जो प्रजा है वो राजा को ईश्वर की मूर्ति मानता है, प्रतिमा मानता है। इसलिए राजा ने जो आदेश दे दिया प्रजा ने उसे स्वीकार कर लिया, चाहे वो फिर उसका आदेश ठीक हो, चाहे उसका आदेश गलत हो। इसके अनेकों अलग नाम भी हैं, क्योंकि जब धर्म ईश्वर से संबंधित है तो अलग नाम आ जाते हैं उसके। धार्मिक सिद्धांत, और सबसे पुराना है इसलिए प्राचीन सिद्धांत भी आ जाता है। ईश्वर ने इसे बनाया है इसलिए ईश्वरीय सिद्धांत भी इसका नाम है। दूसरा, इसे लोगों ने नहीं बनाया, अपने आप से बना, इसलिए प्राकृतिक सिद्धांत भी इसके अन्य नामों में आ जाता है। ये नाम इसलिए अन्य बताए जाते हैं कि प्रश्न घूम कर आ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत क्या है। हो सकता है ये आ जाए कि राज्य की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत क्या, तो भी आप इसी का वर्णन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत क्या है, तो भी यही वर्णन करेंगे। प्राकृतिक सिद्धांत क्या है, तो भी यही वर्णन करेंगे। इसलिए हमें अनेकों नाम पता होने चाहिए। फिर अभी बताया कि जब इसके प्रमाण नहीं मिलते, हमें कोई सबूत नहीं है, तो ये कल्पना के ऊपर ही आधारित है। तो लोगों की कल्पना मात्र है कि हो सकता है कि परमात्मा ने ये शुरुआत की हो राज्य को बनाने की। फिर आता है राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि इसके अंदर जो राजा होता है वो राजा राजनीति करता है। उसके द्वारा दिए गए राजनीति के जितने भी कानून, नियम, आदेश, जितने भी आदेश हैं वो सर्वमान्य हो जाते हैं, सर्वमान्य। अब राजा चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, लेकिन फिर भी उसका ठीक ही माना जाता है कि इसने ठीक ही किया है।
जैसे अगर एक राजा भ्रष्ट है, मान लो राजा भ्रष्ट हो गया, सही है तो अच्छा हो गया। अगर भ्रष्ट है, कोई नशा वाला है या गलत कार्य करता है, गलत आदेश देता है, तो उस समय प्रजा राजा को गलत नहीं कहती, बल्कि प्रजा कहती है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने इसे चुना है। हो सकता है कि हम लोगों का कोई पुराने जन्मों के कर्म इतने बुरे रहे हों, जिसकी सजा देने के लिए राजा का चुनाव किया गया है। परमात्मा ने इसे चुना है ताकि वो हमारे कर्मों का हिसाब दे सके। इसलिए इस राजा को कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर वो अच्छा है तब भी, भ्रष्ट हो तो कर्म, अच्छा तो भी कर्म, तब भी प्रजा मानती है कि राजा इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे पुराने कर्म इतने अच्छे हैं कि ईश्वर ने हमें ऐसा राजा दिया। तो इसलिए इसके राजनीतिक सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं, जो भी कह दिया। तो जो देवी उत्पत्ति के जो हैं सिद्धांत, उसको मानने वाले लोग ये मानते हैं कि ये राज्य की उत्पत्ति पर जोर देते हैं। देखो, दो चीजें आती हैं, एक राज्य, एक प्रजा। अभिप्राय, राज्य इसमें साध्य है और प्रजा इसमें साधन है। जब प्रजा के लिए कुछ काम करो तो ये साध्य हो जाएगा। इट मीन्स दोनों में से जो इम्पोर्टेंट होता है वो साध्य की श्रेणी में चला जाता है, और जो इम्पोर्टेंट कम होगा वो साधन की श्रेणी में चला जाएगा। क्योंकि ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई किसके लिए, राजा के लिए हुई या प्रजा के लिए हुई। अब प्रजा तो इसके डिपेंड है इसके ऊपर, तो सारा का सारा ये इम्पोर्टेंट हो गया ना। इसलिए जो दैवी उत्पत्ति को मानने वाले लोग हैं वो राजा को साध्य मानते हैं और प्रजा को साधन। इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, राज्य। फिर वही बात, अगला पॉइंट, राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की। हम एक पॉइंट ये रख सकते हैं। अब ये पॉइंट देखो, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि जनता के प्रति। क्योंकि अगर ईश्वर ने राजा को चुना है तो राजा ईश्वर को जवाबदेही होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो ईश्वर मेरे को इसका दंड देगा, ठीक कर रहा हूँ तो फल भी मुझे ईश्वर ही देगा। तो राजा जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उसकी। इसलिए जनता राजा को कुछ भी नहीं कह पाती है। वो भ्रष्ट हो तो यही सोचती है कि हमारे कर्मों का फल है। उसके उपरांत आज्ञा विरोध नहीं हो सकता। वही बात आ गई कि राजा ने जो आज्ञा दे दी, राजा ने जो आदेश दे दिया, उसका विरोध कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर राजा की प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति है या वो सद्वृत्ति का है तो उसने जो आज्ञा दे दी उसका विरोध कभी भी नहीं हो सकता। फिर वंशानुगत परंपरा दैवी सिद्धांत में ही आता है। क्योंकि एक बार जो राजा बना, उस राजा के मरने के बाद या गद्दी को छोड़ जाने के बाद कोई चुनाव नहीं होता। ये परंपरा चलती है वंश के अनुसार। राजा का बेटा वंश आगे जो बढ़ा वो राजा बन जाएगा, उसके खानदान में जो आगे संतान पैदा होती चली जाएगी वो उस राज्य की सत्ता को संभाल लेगा। इसे बोलते हैं वंशानुगत परंपरा। इसी प्रकार इस सिद्धांत की मान्यता सभी धर्मों में है। यहूदी धर्म जो है सबसे पुराना या सबसे पहला ऐसा है धर्म है जिसने दैवी सिद्धांत को मान्यता दी थी। फिर आता है राजा ईश्वर की प्रतिमाएं हैं कि जो प्रजा है वो राजा को ईश्वर की मूर्ति के रूप में मानते हैं कि राजा ने जो कह दिया वो सत्य वचन। जैसे ईश्वर की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता, उसी प्रकार राजा की आज्ञा को भी टाला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात गजब की, जो इसमें सबसे अच्छा है कि दैवी सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट था कि राजा ने जो कह दिया कि आज युद्ध करने के लिए जाना है तो युद्ध करने चले जाएंगे, आज सबको उपवास रखना तो उपवास करने रख जाएंगे, आज झगड़ा नहीं करना नहीं करेंगे, आज उसकी इच्छा हो रही है कि उत्सव मनाने की तो सभी करने लग जाएंगे। तो राजा के आदेश के कारण, दैवी सिद्धांत के कारण लोगों के अंदर आज्ञा को पालन कैसे होता है ये सीखा लोगों ने। अनुशासन क्या होता है, एकता क्या होती है, ये जो तीन गुण थे, आज्ञा पालन, अनुशासन और एकता, इसके सूत्र में जो बंधना था, इसी सिद्धांत ने उनको आपस में पिरोया है। अब आती है आलोचनाएं।
आलोचना क्या है कि दैवी सिद्धांत जो लोग मानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी तो करेंगे। वो क्या है, जैसे ये चीज़ कह रहे हैं कि भगवान ने बनाया है, लेकिन का क्या सबूत है तो अवैज्ञानिक, अनऐतिहासिक है, इतिहास में कोई वर्णन ही नहीं मिलता, अवैज्ञानिक है। जब प्रमाण, विज्ञान का अर्थ ही है सबूत होना, यदि सबूत है तो वैज्ञानिक मानेंगे, अन्यथा कैसे मान जाएंगे। फिर एक सबसे बड़ी और कमी है दैवी सिद्धांत में, जैसे यहाँ इन्होंने इसी इसी आधार पर ये बताया कि प्रजा आज्ञा पालन, अनुशासन और एकता सीखती है, लेकिन जब ये बोला कि आज्ञा का विरोध नहीं हो सकता, पीछे भी पॉइंट में आया था ना, आज्ञा का विरोध नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट है, फिर तो ये निरंकुशता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दैवी सिद्धांत में तो राजा को इतना इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसने कहा दिन तो दिन, रात का तो रात, तो इसका मतलब तो निरंकुशता, अर्थात जो उसका कहा वो सत्य हो गया, चाहे वो किसी को मार दे, चाहे किसी को मृत्यु दंड दे दे, चाहे वो ठीक हो या गलत हो तो भी। तो इसका आता है दूसरा हमारा राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब यहीं पर जो हम पीछे मैंने एक थोड़ा स्टोरी से बनाई थी, जिसमें एक राजा चुन लिया गया जो निरंकुश बन गया, लेकिन अब यहाँ पर एक और आती है, कुछ लोगों का मानना कुछ और भी है। वो कहते हैं कि यस, ऐसा हुआ कि शक्तिशाली और कमज़ोर के बीच में आपस में इनके बीच समझौते हुए कमज़ोर ज़्यादा संख्या में बढ़ गए। जब एक शक्ति ऊपर हो जाए, एक शक्तिशाली जब ज़्यादा से ज़्यादा निरंकुश होकर शोषण करने लगती है, जैसे दैवी सिद्धांत में था राजा शोषण करने लगता, निरंकुश हो जाता है, तो जितने भी कमज़ोर दल है, अब कमज़ोर दल क्या करेगा, कमज़ोर दल बड़ा रूप धारण कर लेगा। जो हो जाता है कि एक सीमा तक इंसान शोषण सहन करता है, फिर वो सभी इकट्ठे एकता के रूप में आकर इस चीज़ का विरोध करते हैं कि अब सहन नहीं होता है। फिर जैसे कि कौटिल्य ने कहा था, कौटिल्य जो चाणक्य हैं वो बोलते हैं कि जब इन्होंने, कमज़ोर लोगों ने ये कहा कि हमें फ़ायदा क्या आपको राजा मानने का, अगर आप हमें निरंकुशता से दंड दे रहे हैं, यदि आप हमें सुरक्षा प्रदान करें तो हम आपको अपने अन्न का 1/6 भाग और अपने सोने का, स्वर्ण का 1/10वां भाग हम आपको देते हैं और आप हमें सुरक्षा प्रदान करो। इस तरह से एक समझौता सेट हुआ। तो ये सिद्धांत कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के रूप में हुई। ये इसका सीधा का सीधा उल्टा है, इसका विरोध करता है कि भगवान की क्या बात करते हो, ईश्वर ने बनाया है, नहीं ऐसे हुआ होगा। ये देखो संविधा शब्द लिखा है, संविधा का अर्थ होता है समझौता। ऐसे हुआ होगा कि जनता जो है आपस में शक्तिशाली कमज़ोर हो गए होंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे शक्तिशाली जो होता है वो पूंजीपति वर्ग, क्योंकि जो शक्ति बढ़ेगा, एक शारीरिक शक्ति, एक धन की शक्ति, तो धन की शक्ति और गरीब की शक्ति, जो कमज़ोर हो गया वो गरीब वर्ग बन गया। तो जो ये भेद आया, ये भेद खाई में बढ़ा, तो जब लोगों ने देखा कि स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई है, तो कहीं ना कहीं आपस में इन्होंने एक समझौता बनाया, एक संधि की, जिसके कारण राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। अब ये क्या मानते हैं, इसका दूसरा नाम तो मैंने बता ही दिया, सामाजिक संविदा का सिद्धांत। अब ये जो भगवान ने बना इसे प्रकृति का सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन ये लोगों का बनाया हुआ था, समझौते का था, इसलिए इसे कृत्रिम सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी काल्पनिक माना जाता है कि हुआ होगा, कंफर्म तो है नहीं, प्रमाण तो कहीं नहीं मिलता, इतिहास में कहीं नहीं है कि ये लिखा हुआ कि ये जो समझौते कहीं सेट हुए हों, कोई संधि प्रस्ताव हुआ हो, नहीं, केवल माना जा रहा है कि ऐसा नहीं मानते कि भगवान ने किया, हो सकता है कि इन्होंने आपस में समझौता किया हो कि हम आपको कुछ देते हैं, आप हमारी सुरक्षा कर दीजिए, तो ये भी काल्पनिक है। फिर आता है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत के बारे में जब सिद्धांतों की बात करेंगे तब पढ़ेंगे, बस इतना ज़रूर जानें कि उदारवादी सिद्धांत में दो सिद्धांत आते हैं, एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत, एक ऐतिहासिक सिद्धांत। ये दोनों ही हमारे इस सिद्धांतों में आते हैं।
तो जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो उदारवादी सिद्धांत में भी आता है। इसकी डिटेल अगले चैप्टर में देखते हैं। फिर अब ये मानते हैं, ये राज्य की उत्पत्ति पर जोर देते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों ने आपसी जो प्रस्ताव देकर समझौता करके ही की। जो भी मैंने डिटेल बताई है उसको पॉइंट में लिखा है बस। राज्य साधन लेकिन व्यक्ति साध्य हो जाता है। राज्य की उत्पत्ति को तो जोर दे दे, लेकिन इसमें प्रमुख होता है प्रजा, क्योंकि जब समझौता होगा वो किसी एक को चुनाव करेंगे, किसी एक का राजा को बनाएंगे और उसे ये कहते हैं कि हम आपको कुछ देते हैं, आप हमें सुरक्षा दीजिए। तो यानी प्रजा के आधार पर, प्रजा के लाभ के लिए इसका चुनाव हुआ। इसलिए राजा जो है वो साधन हो जाएगा, व्यक्ति क्या होगा, साध्य, कि व्यक्ति के लिए सारे कार्य होंगे। इसलिए जो समझौता किया गया वो यही था कि लोगों ने कहा हम अपने अन्न का 1/6 भाग और स्वर्ण का, सोने का या फिर व्यापार का 1/10वां भाग आपको देंगे और राज्य हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। अब इसके भी आलोचनाएं हैं काफ़ी। अनैतिहासिक में भी आता है कि इतिहास में वर्णन ही नहीं मिलता कि समझौते का कोई प्रस्ताव हो, कोई संधियां हो, कुछ मिलता नहीं है। तो क्या सबूत है कि ये चीज़ सच में ही थी। काल्पनिक है, ये भी आलोचना में आता है कि प्रकृति कल्पना मात्र, सच्चाई तो कहीं नहीं है। फिर आता है जब राजनीतिक चेतना का अभाव हो तो समझौता संभव कैसे हो सकता है। आलोचना का मतलब ये होता है कि जो इसको ठीक नहीं मानते थे, ये उनके विचार हैं। वो ये कहते हैं कि जब उनको राजनीति की चेतना ही नहीं थी, उन्हें राजनीति की समझ ही नहीं थी, तो उन्होंने समझौता किया कैसे होगा। जब अभी राजा और प्रजा की बात हो रही है तो उन्होंने समझौता किया कैसे, बुद्धि कैसे थी कि हम आपको ये दें और आप हमें सुरक्षा दें, नहीं संभव है। फिर आता है पॉइंट, प्राकृतिक अधिकार की धारणा ही गलत है। यहाँ अधिकारों की बात की गई है कि प्रकृति के अंदर तो सभी को जीने का अधिकार भी है। ये जो अधिकार की बात आ रही है यहाँ पर, प्रकृति में तो सबको एक जैसी हवा, पानी, रहना, उठना, बैठना सब मिलता है। तो ये अधिकारों की धारणा जो आप लोग कर रहे हैं कि इन्होंने अधिकार कहा, हमें सुरक्षा का अधिकार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, ऐसे समझौते आप ये लोग बोल रहे हैं, बट ये धारणा, ये सोच गलत है। फिर अगला पॉइंट आता है, राज्य का संबंध व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है। कि व्यक्ति ये कह दे कि हमें राज्य की ज़रूरत है, राज्य को कबीले के बहुत बड़े रूप में बना दिया जाए, इसकी भूमि बना दी जाए, फिर उसको जन चलाने के लिए कोई सरकार हो, ये व्यक्ति की इच्छा पर नहीं। जब राज्य बनता है तो केवल मनुष्य चाहे उससे बन जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तीसरा बटे कि ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, इसमें शब्द में ही आ रहा है इतिहास। इसे विकासवादी भी बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि राज्य का निर्माण ना तो ईश्वर ने किया, ना कि कोई आपसी समझौते का परिणाम है, बल्कि राज्य का तो निर्माण हुआ ही नहीं। ये विचारक ये मानते हैं कि राज्य का तो निर्माण हुआ ही नहीं, अपितु राज्य का तो विकास हुआ है। और कैसे हुआ है, क्रमिक, अर्थात धीरे 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 विकास हुआ है। और सबसे प्रसिद्ध या सर्वमान्य सिद्धांत इसी सिद्धांत को ही माना गया है। ये सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसने अनेकों प्रमाण ऐसे दिए हैं जो इसके भी गुण आ जाएंगे, दैवीय के भी, इसके भी गुण होंगे, इनके भी होंगे, इनके भी होंगे। इन्होंने सबका मिला जुला एक सही आंसर दिया है कि ये ऐसे हुआ हो सकता है। तो इसने वैज्ञानिक प्रमाण दिए हैं, सबूत दिए हैं, वो आगे दिखाएंगे, बताएंगे। इसीलिए ये सर्वमान्य सिद्धांत में भी आता है कि सभी सर्वमान्य, सभी ने जिसे मान्यता दी। ऐसा सिद्धांत जिसे सभी ने मान्यता दे दी हो, वो कौन सा सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत। ये इसके अन्य नाम भी मान सकते हैं। ये भी उदारवादी, अभी मैंने बताया था, उदारवादी सिद्धांत में 2 सिद्धांत आते हैं, एक सामाजिक समझौते का, एक ऐतिहासिक सिद्धांत आता है। फिर इसमें भी वही पॉइंट आ गया कि प्रजा इंपॉर्टेंट है। जब ये क्रमिक विकास हुआ है राज्य का, राज्य धीरे धीरे चाहे समझौते का हुआ हो, शुरू में कैसी भी कबीलों में कहानी घटी हो, लेकिन प्रजा के कारण, प्रजा को, लोगों को ज़रूरत पड़ी
तभी राज्य का निर्माण हुआ। इसीलिए प्रजा साध्य हो जाती है, प्रजा इम्पोर्टेंट हो जाती है। राज्य की उत्पत्ति नहीं बल्कि विकास हो, ये अब ये पहला पॉइंट बन गया। एक इसमें आती परिभाषा सबसे ज़्यादा बेटर है गार्नर की परिभाषा। गार्नर जी कहते हैं राज्य का विकास हुआ बल्कि निर्माण नहीं हुआ। राज्य का निर्माण देखो अभी परिभाषा में क्या आएगा, न ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि कौन सा सिद्धांत था, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब इन्होंने कह दिया ना तो ये है। दूसरा देखो, न शक्ति का परिणाम है। अब शक्ति का सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, इन्होंने इसको भी मना कर दिया। इसके उपरांत न प्रस्ताव द्वारा बनाई गई वस्तु, यानी प्रस्ताव देना, मैंने यही देखा था, प्रस्ताव दिया, समझौते किए, तो ना ही ये सिद्धांत है, ना ये सिद्धांत है, ना ये सिद्धांत मानते हैं, ना इसकी जो शक्ति का सिद्धांत है ना इसको मानते हैं। और ये परिवार इकट्ठा हुआ, समझौते बनाइए, पारिवारिक को भी नहीं मानते। तो आगे आगे देखो पॉइंट आता है, न परिवार का विस्तार मात्र है, परिवार वाला भी नहीं मानते, अपितु ये कुछ और ही है। क्या है, क्रमिक विकास है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तब इन्होंने इसे वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए कुछ पॉइंट बताए। उसके पॉइंट ये हैं, जैसे राज्य का विकास हुआ कैसे। सबसे पहले मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति होती है आदत, इच्छा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसमें वह देन लेन की प्रथा मानता है। उसे लगता है कि मैं अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अनेकों सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज मैं अनाज उपजाने का कार्य करता हूँ तो कोई बढ़ई का काम करता है अर्थात लकड़ी का, कोई जुलाहे का काम करता है अर्थात कपड़े का। तो मैं अनाज उसे दे दूँ, उससे कपड़े ले लूँ, किसी से लकड़ी ले लूँ। तो ये सामाजिक प्राणी है, इसलिए बोलते हैं सामाजिक प्राणी कि देना और लेने के समझौते से। तो ये जो इसकी प्रवृत्ति है किसी से देना और किसी से लेना, वो अर्थात मिलजुल कर रहता है। जब मिलजुल कर रहेगा तो उनमें आपसी कोई झगड़े पैदा ना हो, और अगर पैदा हो जाए तो उनको सुलझाने के लिए कोई एक बड़ा हो। जैसे अपने परिवार में भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, कबीलों का नेता होता है। इसलिए इस राज्य की उत्पत्ति की आवश्यकता पड़ी होगी। दूसरा आता है रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या शब्द है कि ब्लड रिलेशन जिसे बोलते हैं। एक माता पिता उनकी जितनी संतानें, अब इन संतानों में भी जो भाई और बहन हैं उनकी संतानें, ये सारे किस में आ जाते हैं, रक्त संबंध में आ जाते हैं। रक्त संबंध के साथ एक यौन संबंध भी होता है। यौन संबंध किस में होता है, इन माता पिता में। इनमें रक्त और संबंध का तो नहीं होता, लेकिन यौन संबंध के कारण रक्त संबंध उत्पन्न होता है। तो ये जब एक परिवार जब रक्त संबंध के कारण बड़ा हुआ और बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा कुनबा बन गया, तो उन्होंने अपना एक मुखिया चुन लिया। मुखिया ही धीरे धीरे बढ़ के परिवार का, कबीलों का, नगर का, ग्राम का, तो ये राजा बनते चले गए। तो ये कहते हैं कि इस तरह से राज्य का विकास हुआ होगा। दूसरा प्रमाण ये साफ दिखाई देता है। तीसरा प्रमाण कहते हैं धर्म। एक ही धर्म को मानने वाले लोग, एक ही आस्था, एक ही रीति रिवाज को मानने वाले लोग इकट्ठे रहे होंगे, कबीलों के रूप में इकट्ठे रहने लग गए होंगे। तो इस प्रकार से ये धर्म को मानने वाले लोग भी जब एकत्र हुए होंगे, उनको भी मुखिया की जरूरत पड़ी होगी। तो यहाँ से भी ये कारण भी एक ऐसा रहा होगा जिसके कारण राज्य का विकास हुआ। चौथा पॉइंट आता है शक्ति के आधार पर। यहाँ पर मैं देखो ये चीज क्या आ रही है, ये है सामाजिक प्रवृत्ति में सामाजिक समझौते का सिद्धांत आ गया। तो मैंने भी बताया था ना, विकासवादी सिद्धांत में सभी समझौतों को ले लेंगे। सामाजिक में सामाजिक समझौते की बात आ गई, देन लेन की बात आ गई। रक्त संबंध में पारिवारिक, जो ये परिवार वाला सिद्धांत मैंने अभी बताया था, जो आगे डिटेल करेंगे, परिवार सिद्धांत, ये रक्त संबंध का भी इन्होंने इसमें रक्त परिवार का भी दे दिया। धर्म में दैवी शक्ति, दैवी सिद्धांत का वर्णन कर दिया कि भगवान ने रखा है,
तो धर्म, एक ही धर्म के लोग मिल गए, परमात्मा एक राजा को परमात्मा का रूप मानने लग गए। फिर आगे शक्ति का सिद्धांत, इन्होंने शक्ति को भी माना। शक्ति के सिद्धांत को भी अगली डिटेल में पढ़ेंगे। अब शक्ति का सिद्धांत क्या है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति, जो जमींदार जिसे मैंने बताया था अभी, शक्तिशाली व्यक्ति ने कमजोरों को अपने अंडर रख दिया होगा, उसका शोषण किया होगा और अपनी सत्ता का विकास कर लिया होगा। फिर उनको इकट्ठा करके दूसरी जगह को भी आक्रमण करके अपने मिला दिया होगा। इसी तरह से तीसरी, इसी तरह चौथी आगे बढ़ती चली गई होगी और शक्ति के बल पे इसने अपने बहुत बड़े राज्य का विकास कर लिया होगा, निर्माण कर लिया होगा। फिर आता है आर्थिक क्रियाएं, जो हमारा धन संबंधी आती है। जब एक पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग, शक्तिशाली ही पूंजीपति बन जाता है और कमजोर एक गरीब बन जाता है। आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि एक मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी होने के साथ उसे अपने खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण उसे धन कमाना, खेती करना, पेट को पालने के लिए अनेकों धन संबंधी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिसके कारण फिर से वो एक हुए होंगे। भले ही इन आपस में मतभेद कितने ही हों, लेकिन वो एक ग्रुप में बटे होंगे। सुरक्षा पाने के लिए पूंजीपतियों को ये कोई ना कोई टैक्स देते होंगे, तब जाकर इस राज्य की ज़रूरत महसूस हुई होगी। इसी प्रकार राजनीतिक चेतना, धीरे धीरे जब पूंजीपति और गरीब, धीरे धीरे जब पूंजीपति अर्थात अमीर व्यक्ति, कमजोर अर्थात गरीब, इनमें आपस में एक बहुत बड़ी खाई आ गई होगी, क्योंकि पूंजीपति जो है, अमीर लोग और अमीर, और गरीब होता चला गया होगा। तो इनमें कहीं ना कहीं मतभेद आ गए, झगड़े होने लगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। ये गरीब इनसे असंतुष्ट होने लगे, तो इन्हें एक राज्य की आवश्यकता महसूस हुई होगी। अर्थात इन झगड़ों को शांत करने के लिए जो लोग गरीब हैं, उन्होंने कहा होगा कुछ ऐसे मीडियोकर, ऐसे लोगों का चुनाव करो जो हमारे झगड़ों को सुलझा सके। अब समाज जो है इन झगड़ों को सुलझा तो पाया नहीं, आज तक नहीं सुलझा पाया है। झगड़े तो तब भी चलते थे और आज भी चलते हैं, लेकिन इनके सुलझाने के लिए कुछ लोगों का चुनाव किया गया होगा कि इन अमीरों ने भी इन्हें दे दिया होगा और गरीबों ने भी मत दे दिया होगा, वोट दे दिया होगा। तो कुछ लोगों का चुनाव हुआ और इन्हें कहा गया कि आप नियम बनाओ, आप कानून बनाओ और हम अमीर और गरीब दोनों ही इसे मानेंगे। लेकिन ये जो चुने हुए लोग हैं, ये पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए, क्योंकि इन लोगों को इनसे धन मिलता था। तो ये खाई और भी लगातार बढ़ती चली गई। तो लेकिन ये बात यहाँ पे खाई की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि लोगों में अपने झगड़े सुलझाने के लिए जो चेतना, जो समझ, चेतना का अर्थ है समझ, जो समझ पैदा हुई राजनीति की, जिसके कारण इन्हें राज्य की ज़रूरत महसूस हुई और राज्य की उत्पत्ति हुई। ये हमारा विकासवादी सिद्धांत है। अभी चौथा आता है, जिसमें चौथा है हमारा शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें भी बताया था मैंने, शक्तिशाली के लिए जो शक्तिशाली लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग जिन्होंने खेती बाड़ी के माध्यम से एक खेत को इकट्ठा किया, फिर अपनी शक्ति के बल पे अनेकों खेतों को एक साथ अपने अधिकार में ले लिया, फिर एक गांव की, पूरे गांव के ज़मीन को अपने अंडर कर लिया और गरीबों को, कमज़ोरों को मजबूर कर दिया कि उनकी ज़मीन पर काम करें। और इन्होंने जो भी खेती अपनी की, मान लो इनके पास कुछ खेत भी थे, तो भी शक्तिशाली जो व्यक्ति था वो ज़मींदार बना, पूरे गांव का सामंत बना। सामंतवादी भी बोलते हैं इसे, सामंत। तो वो जो खेती करेगा, उस खेती में से भी अपने खेत का, अपनी उपज का 1/6वां हिस्सा वो इसको दे देगा। तो शक्तिशाली एक गांव का भी नेता बन गया। धीरे धीरे इसने अपने लठैत, अपने जो शक्तिशाली जो और लोग थे, सैनिक बनाए। इसने फिर दूसरे गांव को भी सैनिक बनाए, इसने दूसरे गांव को अपना लिया, दूसरे से तीसरे को अपना लिया। इस तरह करते करते ये और युद्ध करते हुए अपने राज्य का विस्तार करने लगा। इसे बोलते हैं शक्ति का सिद्धांत। जैसे देखो अभी है इसका दूसरा नाम बल सिद्धांत
या फिर युद्ध का सिद्धांत। वही बात है, अपनी शक्ति के बल पे अपने राज्य का विकास करना, या फिर युद्ध के आधार पर से अपने राज्य का विकास करना, अपनी जो ज़मीन का विकास कर देना। अब ये भी माना गया है कि ऐसा हुआ होगा कि लोग इकट्ठे हुए होंगे, उनमें कुछ कमज़ोर होंगे, कुछ शक्तिशाली होंगे। शक्तिशालियों ने, ताकतवर वालों ने कमज़ोरों को दबा दिया होगा, अपनी जो हुकूमत उन पर थोप दी होगी। तो ये अगर होगी, हम कल्पना कर रहे हैं, तो निश्चित सी बात है यह सिद्धांत भी एक काल्पनिक है। लेकिन आधुनिक जो समाजशास्त्री हैं वो इस समाज सिद्धांत को ठीक मानते हैं। लेकिन जो ये सिद्धांत है ये समाज की उत्पत्ति पर जोर ज़्यादा देता है। ये कहता है कि जितने समाज के लोग हैं वो ज़्यादा साध्य हैं, समाज साध्य है, समाज के लोग साध्य हैं। इसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर, ये तो पॉइंट हो गया। इसमें दो हमारे दार्शनिक जिनकी बहुत मानी जाती है परिभाषा ज़्यादा उचित समर्थक हो गए, ओपनहाइमर और डेविड ह्यूम। इन दोनों की परिभाषा मैंने नीचे लिखी है। जो ओपनहाइमर हैं वो लिखते हैं राज्य व संगठन, ये वह नहीं वह शब्द है, एक सेकंड, राज्य वह संगठन, वह संगठन है जिसमें एक वर्ग अन्य वर्ग पर अपना अधिकार करता है। यानी एक वर्ग, कोई भी वर्ग, शक्तिशाली वर्ग दूसरा वर्ग अर्थात कमजोर या गरीब वर्ग उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। इसी को शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। जैसे एक और है डेविड ह्यूम की परिभाषा, राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी, काल्पनिकता हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायी यानी उनको मानने वाले कमजोर लोग उनके ऊपर अपना अधिकार किया और उस पर फिर अपनी हुकूमत, अपनी सत्ता थोप दी, थोपी गई, थोपी होगी। डेविड ह्यूम की एक और परिभाषा है कि राज्य की उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई है। ये परिभाषाएं हैं, आलोचनाएं अर्थात इसको जिसके जो विरोध में बात करते हैं। शक्ति के सिद्धांत के मानने वाले तो ये मानते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि फिर विकासवादी सिद्धांत के विरोध करने वाले उनके बारे में तो नहीं बताया। जब मैंने ये लाइन बता दी कि विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य है, अधिकांश लोग इसे मानते हैं, ये सर्वमान्य सिद्धांत है, तो इसकी आलोचना भी बहुत ना के बराबर हुई कि सबने मान लिया, क्योंकि विकास के सिद्धांत ने इन सब का खंडन करके इन सब के पॉइंट को ऐड कर दिया और वैज्ञानिक स्तर पर इसे प्रमाणित कर दिया था, इसलिए इसकी आलोचना नहीं। अब इसकी आलोचना में क्या है, इसके विरोध करने वाले या फिर इनको नाम मानने वाले लोगों के क्या विचार हैं। वो कहते हैं आप ये कह तो रहे हो कि शक्ति के बल पर राज्य की उत्पत्ति हुई, नहीं, केवल शक्ति के बल पे तुम मान ही नहीं सकते कि शक्ति के बल पे इसकी राज्य की उत्पत्ति होगी। अगर शक्ति के बल पर होती तो समझौता क्या, फिर टैक्स वगैरह क्यों दे रहे हैं, कर क्यों दे रहे हैं। अगर शक्ति के बल पर हुई होती तो फिर ये रक्त संबंध के लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, एक ही धर्म एक ही चीज़ को मानने वाले लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, वो आपस में क्यों इकट्ठे रहना चाहते हैं, फिर हर जगह पे शक्ति ही प्रमुख हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, स्थायी आधार शक्ति नहीं हो सकता कि केवल एक आधार मान लो, वो भी नहीं, और हमेशा के लिए स्थायी माने हमेशा एक ही चीज़ मान लो कि एक आधार शक्ति ही है, वो भी नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, जैसे मुसोलिनी, हिटलर, इन्होंने शक्ति के बल पर शासन किया, लोगों पर, प्रजा पर खूब अत्याचार किए, खूब शोषण किया, तो क्या उनकी सत्ता चल पाई? बहुत जल्दी इनकी सत्ता खत्म हो गई, क्योंकि एक अन्याय को सहने की सीमा होती है। एक अब फ्रांस का शासक भी था, उसने भी यही किया, वो छोड़कर चला गया। तो यहाँ अगर केवल शक्ति होती तो शक्ति के बल पर इनका सत्ता लंबे समय तक चलती। ये नेता फेमस तो हुए लेकिन शक्ति के बल पर हुए, लेकिन लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाए। इसी प्रकार व्यक्ति ने शक्ति के बल पर नहीं
अपनी इच्छा से राज्य की अधीनता स्वीकार की है। यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य है वो केवल शक्ति के बल पर नहीं स्वीकार करता राज्य को, उसकी इच्छा होती है कि मुझे संरक्षण चाहिए, मैं अपने काम करना चाहता हूँ, परिवार को पालना चाहता हूँ, राज्य मुझे सुरक्षा दे दे। इसलिए वो राज्य की गुलामी, राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। गुलामी का अर्थ ये है कि जो तुम कानून बनाओगे, नियम बनाओगे, मैं उसे मानूंगा, क्योंकि मैं इन पचड़ों में नहीं पढ़ सकता, मुझे अपना परिवार देखना है। इसलिए वो अपनी इच्छा से ये गुलामी स्वीकार करता है, ना कि शक्ति के बल पर कि तुमने तलवार रख दी तब मानेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर इसके विरोध के मानने वाले और लोग कहते हैं कि ये कैसे हम इसे शक्ति के सिद्धांत को ठीक मान लें, क्योंकि ठीक कैसे हो सकता है, इसमें तो सीधा का सीधा व्यक्ति की आज़ादी जो है उसका सीधा का सीधा आज़ादी खत्म दिखाई दे रही है, सिर्फ शक्तिशाली लोग शोषण ही किए जा रहे हैं। तो ये हम इसको कैसे ठीक मान लें, ठीक नहीं है, गलत, ये गलत पॉइंट है, शक्ति का सिद्धांत नहीं हो सकता। फिर पांचवा पॉइंट आता है विश्व शांति के लिए खतरा। अगर हम इस सिद्धांत को ठीक माने कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर ही हुई और ऐसी ही होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में शांति खत्म हो जाएगी, शक्तिशाली जीते रहेंगे, कमजोर मर जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा। इसी प्रकार प्रजातंत्र के खिलाफ ये सिद्धांत टोटली प्रजातंत्र के खिलाफ हो जाता है। जहाँ लोगों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी तो वो तो शक्ति का सिद्धांत हो गया, जबकि प्रजातंत्र में केवल लोगों की शक्ति है, लोगों के लिए है, तो प्रजातंत्र के खिलाफ सिद्धांत है ये। पांचवा आता है परिवार का सिद्धांत, पारिवारिक सिद्धांत। इसमें क्या कहते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था रक्त संबंध का सिद्धांत और यौन संबंध का। यौन संबंध में माता और पिता आ जाएंगे, जिनमें माता केवल माता पिता नहीं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, जिससे परिवार की रचना होती है, विस्तार होता है, नाना नानी, जिनमें यौन संबंध होता है। उसके बाद जो इनकी पीढ़ियां या वंश बनता है, उस पूरे वंश में रक्त का संबंध हो जाता है। फिर ये एक परिवार, एक कुनबा बड़ा हो जाता है और इसके आधार पर ये आपस में कोई समझौते करने लगते हैं, अपना मुखिया बनाने लगते हैं। तो कुछ लोग रक्त संबंध और यौन संबंध के आधार पर मानते हैं, यानी कि अभिप्राय है कि परिवार सिद्धांत को मानने वाले लोग कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई, क्योंकि पहले यौन संबंध हुआ, फिर रक्त संबंध के कारण उनकी पीढ़ियां, उनके वंश पैदा हुए, इन्होंने आपस में इकट्ठे रहे, एक धर्म, एक इसके नाते रहे। इन्हें फिर जरूरत पड़ी एक मुखिया की, जो नियम और कानून बनाए एक परिवार को चलाने के लिए, तब इन्हें राज्य की उत्पत्ति या राज्य की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये कहते ऐसा हुआ होगा, यौन संबंध से रक्त संबंध हुआ होगा है, इसलिए काल्पनिक है। इसे भी समाजशास्त्री सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि अभी समाजशास्त्री में क्या था, समझौता। क्या इसमें समझौता नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये परिवार वाले एक मुखिया के साथ समझौते नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। तो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी माना जाता है कि समाजशास्त्री सिद्धांत भी इसका एक और नाम आ जाता है। ये राज्य की अपेक्षा मनुष्य पर बल देते हैं। राज्य की उत्पत्ति परिवार द्वारा हुई, परिवार बड़ा हुआ तो समुदाय में बदला, समुदाय फिर एक बहुत बड़े गांव में बदल गया, गांव एक तहसील में बदल गया, तहसील फिर नगर, जिसे हम शहर के नाम से जानते हैं मोस्टली, नगर में परिवर्तित हुआ, फिर एक राष्ट्र में बदला और अंत में राज्य के रूप में बदल गया। अर्थात राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है। हम इसको परिवार का वृहद रूप अर्थात बड़ा रूप भी कह सकते हैं। अब ये कुछ दार्शनिक है जिन्होंने परिभाषा दी है कि अरस्तु कहते हैं राज्य परिवारों और ग्रामों, ग्राम माने गांव, का ऐसा संगठन, ऐसा ग्रुप है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। पूर्ण जीवन देना और आत्मनिर्भर जीवन देना, इसकी प्राप्ति ही क्या है, राज्य कहलाती है। मैकाइवर कहता है रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर किसे जन्म देगा, राज्य का। अब परिवार सिद्धांत में दो सिद्धांत और मनाए गए हैं, बताए गए हैं, एक पितृ सत्तात्मक, एक मातृ सत्तात्मक। पितृ से समझ में आ रहा है पिता और मातृ से समझ में आ रहा है
माता। जिस परिवार में पिता की सत्ता हो अर्थात पुरुष प्रधान हो, उसके उसके नाम से आगे चलन चले, और जहाँ पर माता के नाम से वंश चले वो मात्र सत्तात्मक होता है। जैसे पितृ सत्तात्मक के लिए परिभाषा आती है, जिस परिवार का मुखिया पुरुष होता है और वंश जो चलता है वो पिता के नाम से ही चले, उसे पितृ सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। लेकिन ये अब मातृ सत्तात्मक का है। जिस परिवार का मुखिया कोई स्त्री हो, माँ हो चाहे दादी हो बहन हो कोई भी हो, और उसका वंश माँ के नाम से चले, तो उसे मातृ सत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। अब ये कुछ लोगों का मानना कि ये तो होता ही नहीं, बट है, बट था, क्योंकि हमने नहीं देखा या हमें नहीं पता, तो ऐसा नहीं कि समाज में मातृ सत्तात्मक हो ही नहीं। संथाली समाज में मातृ सत्तात्मक है परिवार, जहाँ पर माँ के नाम से परिवार चलता है। पीछे महाभारत काल में भी जैसे जो अर्जुन था, अर्जुन को कौन्तेय कहते थे। क्यों कहते थे? वो कुंती पुत्र था इसलिए कौन्तेय कहते हैं। तो माँ के नाम से अगर जो चलेगा तो इसका मतलब माँ की सत्ता है वहाँ पर। ऐसे ही सातवाहन, गौतमी पुत्र शब्द में देखो, सातवाहन क्या है? एक बच्चे का नाम है असल में, और वो किसका पुत्र है? गौतमी पुत्र। तब उसको बोलते थे सातवाहन गौतमी पुत्र। तो गौतमी माँ है, तो माँ का नाम, माँ के नाम से वंश चल रहा है, तो ये भी मातृ सत्तात्मक है। इसी प्रकार सातकर्णी भी है। अब यहाँ पर पितृ सत्तात्मक के समर्थक कौन है? वो हेनरी मैन है, और मातृ के हैं एडवर्ड जेम्स। मैंने इसका इतना ही लिखा है। राधे राधे।